साथियों, हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है। एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो लोगों की ख्वाहिशें मुख्य रूप से दो चीजों पे आई है। एक मकान घर और दूसरा गाड़ी। यानी कि एक बड़ा घर हो और उस घर के आगे एक अच्छी गाड़ी, मतलब समाज में जो उसकी स्थिति है उस स्थिति से अच्छी गाड़ी उसके पोर्च में हो, ये उम्मीद रहती है हर व्यक्ति की। और इन्हीं उम्मीदों और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए इंसान जी तोड़ मेहनत करता है और जी तोड़ मेहनत करके इंसान घर खरीदता है और गाड़ी खरीदता है। अब आज की तारीख में यदि हम किसी भी शहर में चले जाए तो वहां पर जो नई आबादी बसी है, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड के एरिया हो या आप कह लीजिए किसी के यूआईटी के एरिया हो, मैक्सिमम जो मकान हैं 90% वो मकान लोन पर होते हैं। और इसी तरह जितनी भी रोड पर गाड़ियां घूम रही है वह सारी गाड़ियां भी फाइनेंस पर ही होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चाहे मकान हो या गाड़ी हो, इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक या एनबीएफसी की कम होती है। इसी कारण हर व्यक्ति अपनी घर और गाड़ी का सपना पूरा करने के लिए इंसान लोन लेता है। अब साथियों, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप घर पे और गाड़ी पे जो लोन लेते हो वह लोन सिक्योर्ड लोन कहा जाता है। यानी कि आपने जो घर लिया, आपने जो गाड़ी ली, ये दोनों ही हायर एंड परचेज एग्रीमेंट के अंतर्गत है। यानी कि आप उस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उस घर में रहते हैं, लेकिन आप उसके स्वामी नहीं है जब तक कि आप उनकी किस्तों की संपूर्ण अदायगी नहीं करते। लेकिन जब इंसान चाहे गाड़ी लेता है, घर लेता है, वो ये नहीं जानता है कि आगे की परिस्थितियां क्या होगी। किन्हीं आर्थिक विषम हालातों के चलते, रोजगार की मंदी के रहते या किसी घटना के होते व्यक्ति लोन में डिफॉल्ट कर जाता है, और या फिर कह दो कि उसे अपनी ईएमआई भरना महंगी साबित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह इंसान विचार करता है कि मैं मेरी गाड़ी को बेच देता हूं, मैं मेरी कार को बेच देता हूं, मेरा घर बेच देता हूं। और इसलिए आपने ये बात तो देखी होगी कि मैक्सिमम जो वाहन है, कार, ट्रक, बस, या मैं कह दूं कि जो भी गाड़ियां हैं, जिसमें मैक्सिमम नाम लूंगा मैं कारों का, जो कार ओनर होते हैं वह अपनी गाड़ी दूसरे को बेचते हैं। और बेचते किस शर्त के साथ है? ये नहीं कि पूरा पैसा ले लिया। भाई, मैंने टोकन अमाउंट जमा कराया था 3 लाख रुपए, मैंने 3-4 महीने गाड़ी यूज की, अब मैं ये गाड़ी जो है ना वो किस्त भरने में असमर्थ हूं। अब मैंने 3 लाख टोकन दिया था तो आप मुझे लाख रुपए दे दो, और गाड़ी की जो बाकी की किस्तें है ना आप टाइम टू टाइम इस बैंक अकाउंट में डाल देना, गाड़ी की किस्तें कटती जाएगी। अब आपने 500 रुपए के स्टाम्प पे वाहन का इकरारनामा कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट में आपने ढेर सारी लिख दी बातें कि आज तारीख से पहले कोई घटना दुर्घटना है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है, आज के बाद मैं जिम्मेदार रहूंगा, इस गाड़ी की किस्तें मैं अदा करूंगा। जो जो बातें एक एग्रीमेंट में लिखी जाती है वो लिख दी गई। लेकिन आपको क्या पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट कानूनी रूप से मान्य नहीं होता है। अब कोई भी गाड़ी का बेचान तभी मान्य होगा जब आप उससे बिक्री सौदा रसीद करने के बाद आप उस गाड़ी को संबंधित आरटीओ में अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी को उस आरसी की कॉपी देते हुए आप उस इंश्योरेंस को अपने नाम पर ट्रांसफर कराएं। यदि आप ऐसा नहीं कराते हैं तो यह बेचान अवैध माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो आपको ये चाहिए कि सबसे पहले आप फाइनेंस कंपनी का ड्यूज क्लियर करें,
उस व्यक्ति को जो अमाउंट देना है वो दे, एनओसी ले और फिर उस गाड़ी को जो सेल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं फॉर्म नंबर वो साइन करके आरटीओ से उस गाड़ी को अपने नाम कराए, इंश्योरेंस को अपने नाम ट्रांसफर करवाए। लेकिन ऐसा यदि आप नहीं करते हैं तो यह बेचान इलीगल माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में यदि जिसको आपने गाड़ी बेची है उसकी गाड़ी यदि कभी अवैध या गैर कानूनी काम में इस्तेमाल की गई, वहां पकड़ी जाती है, तो उसका खामियाजा मूल मालिक को भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सेकंड लेने वाला पर्सन है यदि वो ईएमआई का भुगतान समय पर नहीं करता है तो सिविल स्कोर आपका खराब होगा, केसेस आप पर होंगे और कल के बाद आपने गाड़ी बेच दी ये जानकारी मिलने पर वह बैंक या एनबीएफसी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है और गाड़ी खुर्द बुर्द किए जाने के संदर्भ में भी कोर्ट कार्रवाई होती है। तो कभी भी किसी भी वाहन को खरीदने से पहले आपको ये जानना जरूरी है, यदि वह गाड़ी लोन पर है, हायर परचेज एग्रीमेंट के अंतर्गत है, तो पहले आपको बैंक का ड्यूज क्लियर करना है। बैंक का ड्यूज क्लियर करने के बाद आपको एनओसी लेनी है और फिर उस गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया करते हुए आपको इंश्योरेंस में भी अपना नाम चढ़वाना होता है। और इसी तरह हम मकान की बात करते हैं कि मान लीजिए आपने 50 लाख का मकान खरीदा। अब 50 लाख का मकान खरीदा तो सीधी सी बात है, मार्केट वैल्यू अगर उसकी 75 लाख थी, 25 लाख रुपए जो है वो आपने ब्लैक मनी अमाउंट दे दिया। अब यहां पर 50 लाख का लोन आपके नाम पर है, लेकिन आप हैरान परेशान हो गए, लोन को क्लियर कर नहीं पा रहे हो और आपके सामने कोई व्यक्ति प्रस्ताव रखता है कि भाई एक काम करो, ये घर आप मुझे भेज दो। आप इसी तरह जो लिखा पढ़ी आपने गाड़ी वाले मामले में की वैसे ही लिखा पढ़ी कर देते हैं आप किसमें, घर वाले मामले में। यह भी आपने गलत है, क्योंकि आपने गाड़ी अपने घर की जो रजिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट है, उनको मॉर्गेज रखा है बैंक को और उस टर्म एंड कंडीशन में ये होता है कि आप इस मकान को किसी को सेल नहीं कर सकते हैं। और यदि आप किसी इकरारनामे से एग्रीमेंट के थ्रू यदि इस प्रकार की सेल परचेस करते हैं तो यह भी आप बैंक से भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस मामले में भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। इसीलिए यदि आप किसी को घर बेचते हैं तो वहां पर भी वही फार्मूला है, बैंक का जो ड्यूज है वो आपको क्लियर करना है। अगर सामने वाला व्यक्ति जो खरीदना चाहता है, अगर आपके पास पैसा नहीं है और वो पे करना चाहता है, तो आपके बीच में एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा। उस एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन में ये चीज मेंशन होगी कि वह व्यक्ति बैंक को पेमेंट करेगा, वह व्यक्ति बैंक को पेमेंट करके उस लोन को फ्री करेगा और आप इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री उसके नाम करवा सकते हो। तो साथियों, इस बात को महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी यदि लोन पे खरीदी है, चल अचल संपत्ति, मैं यहाँ मोबाइल की भी बात कर रहा हूँ, लैपटॉप की भी बात कर रहा हूँ, टोटल कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा मकान और कार की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा ये मामला होता है कारों के अंदर। और कारों के अंदर जब कोई दुर्घटना होती है ना, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जब कंपनसेशन भरना पड़ जाता है ना, तो 12 बज के रह जाती है। तो ये लापरवाही बिल्कुल भी नहीं रखनी है। कोई भी ऐसा वाहन जो हायर एंड परचेज एग्रीमेंट के अंतर्गत है उसको आपको बिना ड्यूज क्लियर किए और बिना उसको एचपीएन हटवाए नहीं खरीदना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सामने वाला कह रहा है ठीक है मैं थोड़े टाइम में लोन क्लियर कर दूंगा, आप एग्रीमेंट कर लो, तो एग्रीमेंट में भी आपको इस चीज को क्लियरली लिखवाना पड़ेगा। यहाँ पर उस व्यक्ति को ध्यान रखना है जो बेच रहा है। यदि आपने बैंक लोन होने की बात भले वो पार्टी जानती है लेकिन आपने एग्रीमेंट में मेंशन नहीं कराया, तो कल वह व्यक्ति अगर आपकी बिगड़ी तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है। ये ध्यान आपको रखना जरूरी है। साथियों, लोन डिफॉल्ट से संबंधित ढेरों वीडियो इस चैनल पर पोस्ट है। इसके बावजूद भी आपको कॉल बुक करने की आवश्यकता हो तो आप केवल टेक्स्ट मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल न करें। डायरेक्ट कॉल करने पर, कॉल बुक होने पर ही फोन आएगा। और एक बात कहते हैं, कॉल बुक की आवश्यकता ही नहीं है। आप विजिट करें इस चैनल पर, आपकी जो भी सवाल है उनसे रिलेटेड हर जवाब इस चैनल पर आपको पोस्ट मिलेगा। लोन डिफॉल्ट से संबंधित अधिकारों के बारे में हमने बड़ी सरल, सहज और हिंदी भाषा के अंदर जानकारी दी है। यदि आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, यदि आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं हमें
फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर हमें देखना शुरू कीजिए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि कई वीडियो हमारे ऐसे भी होते हैं जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन वह यूट्यूब पर 100% पोस्ट होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।